नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम वर्मा आपका स्वागत करता हूं उड़ान परिवार में। तो अभी सभी जुड़ जाइए मेरे साथ। और अपने बात कर रहे थे बीकानेर के राठौड़ वंश। बीकानेर में राठौड़ों ने शासन किया था। तो भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2 तक हमने पढ़ लिए थे। लास्ट राजा करण सिंह तक। कौन सा राजा? करण सिंह तक। तो आज हम भाग नंबर 3 लेके आया हूं मैं अभी। और इस भाग नंबर 3 में आप बात करते हैं अपना पहला राजा अनूप सिंह। तो इसी के साथ आप अपना एक हाथ में पेन पेंसिल या पेन ले लीजिए और एक हाथ में कॉपी, और उसके बाद में ईयरफोन लगा के फोन को ओरिजेंटल मोड पे रख दीजिए, क्योंकि साथ साथ में लिखोगे तो साथ साथ में आपको याद होता जाएगा। और साथ साथ में जब याद होता जाएगा तो एक बार फिर पढ़ने से फिर धीरे धीरे जब वो कहते हैं ना, तब बार बार पढ़ोगे तो बार बार याद होगा, और बार बार याद होगा तो बार बार नौकरी लगोगे। ठीक है, तो देखिए आज अपने बात करते हैं अनूप सिंह की। किसकी? राजा की अनूप सिंह की बात करते हैं। भाग नंबर 3 की शुरुआत कर रहा हूं मैं आज अनूप सिंह के काल से। अनूप सिंह ऐसे, अनूप सिंह और ऐसे आज भाग नंबर 3 की शुरुआत करता हूं। और यही वही अनूप सिंह था जो जिसके काल में उस्ता कला पनपी थी, जिसके काल में उस्ता कला का स्वर्ण काल माना गया था। वो कौन सी थी? अनूप सिंह था। और इसी अनूप सिंह के देखिए इसका शासन काल आता है 1669 से लेके 1698 ईस्वी तक। 1669 से लेके 1698 ईस्वी तक जो जिसका काल माना जाता है अनूप सिंह का काल माना जाता है। आगे तो इसी अनूप सिंह वही अनूप सिंह था जिसके काल में उस्ता कला पनपी थी। यानी कहने का अर्थ ये होगा कि इसके काल के अंदर उस्ता कला का स्वर्ण काल माना जाता है, या फिर बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। तो वो किस राजा के काल का माना जाता है? बीकानेर का अनूप सिंह के काल में माना जाता है। हम अब अगर आप कल्चर में पढ़ोगे, कल्चर वाले सर करवा देंगे चित्रकला, तो अलग अलग क्षेत्र की या रियासतों की अलग अलग चित्रकला थी। जैसे मेवाड़ की चित्रकला, बीकानेर की चित्रकला, किशनगढ़ की चित्रकला। तो इसी प्रकार हम बात करें चित्रकलाओं की, तो बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस राजा के समय माना जाता है? अनूप सिंह के काल में माना जाता है। और अनूप सिंह के काल में एक कला आई थी जिसका नाम था उस्ता कला। क्या नाम था दोस्तों? साथ साथ में लिखते चले जाना, साथ साथ में बोलते चले भी जाना, क्योंकि जब बोलोगे लिखोगे तो हमेशा याद रहेगा। जब हफ्ते में एक बार भी पढ़ लिया तो ही बहुत है, क्योंकि इसका रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा अपने को। समझा मैं दूंगा आपको, समझ लेना, उसके बाद में आप समझोगे क्या। जैसे कि अनूप सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। हाँ, तो इसको आप एक बार रट लीजिए। स्वर्ण काल माना जाता है बीकानेर चित्रकला शैली का, अनूप सिंह के काल में स्वर्ण काल माना जाता है। अब उसको समझने का प्रयास कीजिए। बाद में उस्ता कला, तो इसके काल में एक उस्ता कला आई थी। कैसे ला आई सी लाहौर से, ला आई थी लाहौर से। आगे समझे? ला लाहौर से आई थी। और लाहौर तो रे से रावी नदी के किनारे है। रे से रावी नदी के किनारे अगर शहर बसा है तो वो कौन सा है? पाकिस्तान का लाहौर बसा है। तो उस्ता कला ला से लाहौर आई थी। और उस्ता कला के जो कलाकार होते हैं, इस समझने का प्रयास कीजिए, यही रट्टा मारने का प्रयास कीजिए। देखिए सुनिए, उस्ता ला से लाहौर से आई थी। कलाकार ऊ से ताद कहलाते हैं। कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। तो उस्ता कला के कलाकार क्या कहलाएंगे? उस्ताद कहलाएंगे। उस्ताद किसके? ला से लाहौर में आई थी उस्ता कला। ला कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। और इसका जो प्रसिद्ध उस्ताद था, उस्ता कला का प्रसिद्ध उस्ताद था, तो वो बंदा था इसामुद्दीन उस्ता। कौन था? इसामुद्दीन उस्ता था। इसामुद्दीन उस्ता था। बोलिए साथ साथ में, इसामुद्दीन उस्ता। तो उस्ता कला का प्रसिद्ध उस्ताद माना जाता है। और अगर हम वर्तमान में बात करें, वर्तमान की बात करूं मैं, तो कौन आएगा? मोहम्मद हनीफ उस्ता आएगा। कौन आएगा दोस्तों? मोहम्मद हनीफ
उस्ता, मोहम्मद हनीफ उस्ता आएगा। अगर वर्तमान में इसका उस्ताद की बात करें, किसकी, उस्ता कला की, तो वो बंदा कौन है, मोहम्मद हनीफ उस्ता है। और अगर उस्ता कला का जो प्रसिद्ध उस्ताद होता है वो कौन था, हिसामुद्दीन उस्ता था। अब किसी को ये डाउट होगा कि उस्ता कला होती क्या है, तो ये उस्ता कला होती है ऊंटों की खाल पर की जाने वाली कला। ऊंटों की खाल या ऊंटों की चमड़ी पर जो तरह तरह की अलग अलग प्रकार की कलाकृतियां बना देना, चित्र बना देने और एक मांडना बना देना। अपने बोलते हैं ना तो गांवों के अंदर कि यहाँ पे चोरिये से मार देते हैं इस तरह, तो वो एक मांडना मार देते हैं, मतलब कलाकृतियां कर देते हैं। वो क्या कहलाती है, उस्ता कला कहलाती है। यानी ऊंटों की खाल पे जो कला की जाती है, ऊंटों की खाल पे जो कला की जाती है वो उस्ता कला कहलाती है। क्या कहलाएगी, उस्ता कला कहलाएगी। यही अनूप सिंह के काल में पनपी थी, उस्ता कला आई थी, तो बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है, वो अनूप सिंह का काल माना जाता है। हम बात करें आगे अनूप सिंह की, अनूप सिंह ही पढ़ रहे हैं तो अनूप सिंह की, अनूप सिंह ने 4 ग्रंथ लिखे। पहला लिखा था अनूप विवेक। कौन सा लिखा था दोस्तों, अनूप विवेक लिखा था। और दूसरा लिखा था काम प्रबोध। कौन सा लिखा था, काम प्रबोध लिखा था। और तीसरा लिखा था चिंतामणि। कौन सा लिखा था, चिंतामणि। और छठा लिखा था श्राद्ध प्रयोग। कौन सा लिखा था, श्राद्ध प्रयोग लिखा था। अनूप सिंह ने अपने काल में 4 ग्रंथ लिखे थे। एक का नाम था अनूप विवेक, एक का नाम था काम प्रबोध, एक का नाम था चिंतामणि, एक का नाम था श्राद्ध प्रयोग। ऐसे याद करने का तरीका लिखिए, सामने देखिए इधर। अनूप ने काम किया, अनूप ने काम किया, चिंता होने लगी तो घर वालों ने श्राद्ध कर दिया। अनूप ने काम किया, चिंता होने लगी तो घर वालों ने श्राद्ध कर दिया। मतलब अनूप ने अनूप विवेक लिखा, काम किया तो काम प्रबोध लिखा, चिंता होने लगी तो चिंतामणि, घर वालों ने श्राद्ध कर दिया तो श्राद्ध प्रयोग लिखा। ये 4 ग्रंथ किसने लिखे, अनूप सिंह ने लिखे। यही थे 4 इसके। तो बात करते हैं, इसका एक दरबारी कवि था, अनूप सिंह का दरबारी कवि था। यही इंपोर्टेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कि अनूप सिंह का जो दरबारी कवि था उसका क्या नाम था, तो दरबारी कवि था उसका नाम था भाव भट्ट। क्या नाम था दोस्तों, भाव भट्ट। वो भाव खाता था, एटीट्यूड में रहता था, भाव खाता था। तो दरबार में, अनूप सिंह के दरबार में भाव कवि रहता था। इसने लिखी थी एक ग्रंथ, 2-3 ग्रंथ लिखे थे, मैं बता देता हूं आपको। इधर देखिए सामने, पहला लिखा था अनूप संगीत विलास, फिर विलास, अनूप संगीत विलास लिखा। फिर लिखा अनूप संगीत अंकुश, अनूप संगीत अंकुश। फिर लिखा अनूप संगीत रत्नाकर, रत्नाकर लिखा था। किसने, 3 ग्रंथ लिखे थे भाव भट्ट ने। भाव खाता था, भाव खाते खाते इसने 3 ग्रंथ लिख दिए। वो बंदा था अपना अनूप सिंह। देख लीजिए, अनूप सिंह नहीं, दरबारी कवि भाव भट्ट। और अनूप सिंह ने 4 लिखे थे, ये देख लेना। उसके बाद में भाव भट्ट ने 3 लिखे थे। तो उसके बाद में सुनिए, अनूप सिंह के काल में एक प्रसिद्ध अपना ग्रंथ आता है राजस्थान का, जिसको हम कहते हैं प्रसिद्ध ग्रंथ आता है। एक नाम था जिसका बेताल पचीसी। क्या नाम आता है, इधर ऊपर लिख रहा हूं, बेताल पचीसी, बेताल पचीसी। इस बेताल पचीसी जो प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है, इस बेताल पचीसी का इसके समय में मारवाड़ी में अनुवाद हुआ था, मारवाड़ी भाषा में अनुवाद हुआ था। वो ग्रंथ कौन सा था, बेताल पचीसी प्रसिद्ध ग्रंथ था। किसके काल में हुआ था, अनूप सिंह के काल में माना जाता है। और अनूप सिंह के काल में माना जाता है तो इसको कराने वाले 2 बंदे थे। एक का नाम था दंपति विनोद और दूसरे का नाम था जोशी राय। क्या नाम था, अनूप सिंह के 2 बंदे थे, जिसने मारवाड़ी में, राय राम नहीं है ये, राय। तो बेताल पचीसी का 2 अनुवाद किया था 2 बंदों ने। एक का नाम था दंपति विनोद, एक का नाम था जोशी राय। इन्होंने बेताल पचीसी का मारवाड़ी भाषा में अनुवाद किया था। किसके काल में, अनूप सिंह के काल में। यह था अपना अनूप सिंह। और अनूप सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। इंपोर्टेंट लगा लीजिए।
कहीं से देख लीजिए, कहीं किधर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बीकानेर चित्रकला शैली का का लट्टा मार लीजिए आज से। कौन था? अनूप सिंह था बीकानेर का। बीकानेर का अनूप सिंह। इसके 4 ग्रंथ। अनूप ने काम किया, चिंता होने लगी, घर वालों ने श्राद्ध कर दिए। और प्रसिद्ध अगर उस्ताद ये कल्चर में आप बता दिया मैंने, और बाकी आप कल्चर में पढ़ लोगे। प्रसिद्ध उस्ताद कौन था? उस्ताद कौन था? इसामुद्दीन। और वर्तमान में उस्ताद कौन था? मोहम्मद हनीफ। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आगे हम बात करते हैं, ये चलते हैं। अनूप सिंह के बाद में अगला राजा करेंगे अपने। राजाओं का क्रम लिख देता हूं मैं, 4 राजा आएंगे। फिर तो आप धीरे साथ साथ में लिखते चले जाना, क्योंकि जो मैं बोलूंगा उसकी आप फोटो भी ले लेना, क्लिक करते रहना, ठीक है। आइए सुनिए, स्क्रीनशॉट बोलते हैं जिसको, ठीक है, सुनिए। तो इसके बाद में एक राजा आया था जिसका नाम था स्वरूप सिंह। क्या नाम था? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह का शासनकाल आता है 1698 से लेके 1700 तक। कब आता है? 1698 से 1700 तक 2 साल राजा रहा, वो था स्वरूप सिंह। और स्वरूप सिंह था तो इसके बाद में स्वरूप था तो सुल्तान था। सुल्तान सिंह आएगा अगला राजा। स्वरूप था, सुल्तान था। सुल्तान तो 1700 से 1735 तक रहा था। सुल्तान तो राव जोरावर था। सुल्तान तो राव जोरावर से याद रखना, जोरावर सिंह आएगा अगला राजा, जो 1735 से 45 तक 10 साल रहा था। कब रहा था? 1735 से 45 तक रहा था। जोर आया था किसको? राज सिंह को। तो बीकानेर का अगला राजा आएगा राज सिंह। बीकानेर का अगला राजा राज सिंह। राज सिंह रहा था। ये बीच में एक राजा और आ गया था, और 45 का नहीं 56 आएगा। तो राज सिंह आया था 1756 से लेके 1787 तक। तो राज सिंह के बाद में अगला राजा आता है, वही बंदा जो सूरत बदलता है। किसकी? बीकानेर की। बीकानेर की सूरत बदलता है वही राजा जिसका नाम था सूरत सिंह। और सूरत सिंह का जो शासनकाल आता है वो आता है 1787 से लेके 1828 तक। 1787 से लेके 1828 तक राजा था। तो सूरत सिंह ये था राजस्थान के बीकानेर के 4 राजाओं का क्रम। आज हम बात करते हैं इसके बाद सूरत सिंह की। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलते हैं आगे। सूरत सिंह तो अनूप सिंह हमने पढ़ लिया। अनूप सिंह के बाद में बीकानेर का सबसे अच्छा राजा था जिसने बीकानेर की सूरत बदली थी, अंग्रेजों से साथ लिया था, अंग्रेजों से संधि की थी, और किसी के समय कृष्णा कुमारी विवाद में उसने साथ भी दिया था, वो था सूरत सिंह। तो सूरत सिंह ने, चल बात करते हैं अपने सूरत सिंह की। ध्यान लगा के सुनते रहना सही, क्योंकि जब एक बार बोल दिया जाता है वो कई बार लिखा नहीं जाएगा, कई बार लिखा नहीं जाएगा। सूरत सिंह जैसे कि मैं बोल देता हूं तो उसको आप धीरे धीरे बाद स्पीड में लिख लिया करो, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा लगे तो आप वीडियो को बेक कर लीजिए, 10 सेकंड का 20 सेकंड का कर लीजिए, कोई ना, होता है। तो बात करते हैं सूरत सिंह की। तो इसका काल आता है 1787 से लेके 1828 तक। 1787 से 1828 तक राजा था। तो वो बंदा था कौन? सूरत सिंह। कौन था? सूरत सिंह था। हम बात करते हैं सूरत सिंह की। तो अपना एक राजस्थान में बंदा आया था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस, जिसने राजपूताने का सबसे पहले उपयोग किया था। तो ये जॉर्ज थॉमस ने सूरत सिंह पे 2 बार आक्रमण किया था, और दोनों बार क्या था? असफल रहा था। तो 2 बार आक्रमण करने वाला अंग्रेज कौन था सूरत सिंह पे? जॉर्ज थॉमस था। जॉर्ज थॉमस था। और फिर बात करें सूरत सिंह ने। सूरत सिंह ने तो 16 अप्रैल 1805 को, कब दोस्तों? साथ साथ बोलिए, 16 अप्रैल 1805 को, 16 अप्रैल 1805 को, 16 अप्रैल, ये तारीख याद कर रखना, 16 अप्रैल, हिंदी में भी लिख दूंगा कोई ना, 16 अप्रैल 1805 को इसने, किसने? सूरत सिंह ने। सूरत सिंह ने जैसलमेर का राजा था जास्ता बाटी,
जैसलमेर का राजा था जास्ता बाटी, जास्ता बाटी को हराया था। मैं इधर लिख देता हूँ, जास्ता बाटी को बटनेर दुर्ग जीता था। जास्ता बाटी से कौन सा दुर्ग जीता था? बटनेर दुर्ग जीता था। 16 अप्रैल 1805 को सूरत सिंह ने जैसलमेर के जास्ता बाटी से बटनेर दुर्ग था, और इसी तारीख को दिन था मंगलवार। कौन सा दिन था? मंगलवार का दिन था। और मंगलवार का दिन आपको पता है हनुमान जी का दिन होता है। मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का दिन था, और इसी मंगलवार को इसने बटनेर दुर्ग का मतलब बटनेर जीता था। बटनेर जीता था, जो अपने राजस्थान के अंदर बटनेर पड़ता है। राजस्थान का जो गंगानगर जिले के इस पूर्वी साइड में देखें तो बटनेर पड़ता है। इस बटनेर का इसने मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन था, तो नाम रख दिया हनुमानगढ़। क्या नाम रख दिया? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़। इसने नाम बदला था, सूरत नहीं बदली थी। किसने? सूरत सिंह ने। सूरत आगे बदलेगा तो 1805 को सूरत सिंह ने बटनेर का सूरत नहीं तो क्या बदला? नाम बदला। मान मतलब नाम बदला था, तो बटनेर का नाम क्या कर दिया? मंगलवार का दिन था। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है, और इसी दिन हनुमानगढ़ नाम रखा। तो बोले हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? फिर बटनेर था। किससे जीता? जास्ता बाटी को हराकर। जास्ता बाटी को हराकर जो जीता था वो कौन सा था? अब बात करते हैं सूरत सिंह की आगे। तो सूरत सिंह 1805 आ गया। फिर एक सन आता है 1807 को। कब आता है दोस्तों? 1807 को। 1807 को हमने पढ़ा था एक कृष्णा कुमारी विवाद। 1807 में हमने पढ़ा था कृष्णा कुमारी विवाद, और कृष्णा कुमारी विवाद में एक युद्ध हुआ था, और वो युद्ध कौन सा था? किंगोली का युद्ध हुआ था। मारवाड़ में पढ़ा था हमने किंगोली का युद्ध, और किंगोली का युद्ध या इसे पर्वतसर का युद्ध कहते हैं। पर्वतसर का युद्ध कहते हैं, किंगोली के युद्ध कहते हैं। इसमें दो बंदे लड़े थे, एक मारवाड़ का मान सिंह राठौड़, और एक कछुआ वंश यानी आमेर का कछुआ वंश का राजा था जगत सिंह प्रथम। तो जगत सिंह कछुआ का इसने क्या दिया था? साथ दिया था। 1807 में जगत सिंह कछुआ का साथ दिया था। तो साथ दिया था कब? 1807 में। साथ दिया था 1807 में। साथ दिया था 1807 में। किसने दिया था? से सूरत ने से साथ दिया था। से 1807 में। तो साथ दिया था गिंगोली के युद्ध में, वो बंदा था सूरत सिंह। मैंने कहा था जो गिंगोली के युद्ध में साथ देगा, जो घिंगोली के युद्ध में साथ देगा, जो घिंगोली के युद्ध में या कृष्णा कुमारी में आएगा, जो कृष्णा कुमारी में आएगा, वो 1818 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि करेगा। तो अंग्रेजों से बीकानेर का ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों से संधि की थी, संधि लिख दिया, संधि की थी तो वो राजा कौन था? सूरत सिंह था। अब यहाँ 1818 में बीकानेर की सूरत बदलता है अंग्रेजों से संधि करके, वो कौन था? सूरत सिंह था। कौन था? सूरत सिंह था। तो सूरत ने 1818 में जो कृष्णा कुमारी विवाद में आएगा, वो 1818 में अंग्रेजों से संधि करेगा। फिर हम मैं बात करूं 1814 की। कब? 1814 की। ये 4 है। 1814 की बात करूं, 1814 को इसने चूरू का शासक था, शेखावाटी क्षेत्र में आता है चूरू का शासक था। से चूरू का तो था शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह था। चूरू का शिव सिंह था। इसने आक्रमण किया किस पे? शिव सिंह पे आक्रमण किया था। शिव सिंह पे आक्रमण किया तो शिव सिंह के पास गोले बारूद खत्म हो गए थे। सूरत ने आक्रमण किया था 1814 को चूरू के शिव सिंह पे। सूरत सिंह ने आक्रमण किया था 1814 को चूरू के शिव सिंह पे। तो शिव के पास में
क्या हो गए थे, गोले बारूद खत्म हो गए। तो वही बंदा था जिसने सूरत सिंह की सेना पे चांदी के गोले दागे थे। याद करने का तरीका देखिए, 1814 में चूरू के शिव पर आक्रमण किया तो शिव ने फिर चांदी के गोले दागे थे सूरत सिंह पे। शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे किस पे, सूरत सिंह पे। तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट बात याद रखना। 16 अप्रैल 1805 को बटनेर दुर्ग का नाम इसने क्या रख दिया था, हनुमानगढ़ किससे जीता, जास्ता बाटी से। फिर मैं बात करूं 1807 को कृष्णा कुमारी विवाद में जगत सिंह कछुआ का साथ दिया और 1818 में अंग्रेजों से संधि की और 1814 में इसने चूरू के शिव सिंह पर आक्रमण किया। तो शिव सिंह ने इसकी सेना पे, किसकी, सूरत सिंह की सेना पे चांदी के गोले दागे थे। आ गया। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला राजा हम पढ़ेंगे सरदार सिंह। चलें आगे। तो सूरत सिंह के बाद में राजा आता है फिर सरदार सिंह। कौन सा, सरदार सिंह। सूरत सिंह बहुत अच्छा आदमी था, इसने बीकानेर की सूरत बदली थी, साथ दिया था, साथ में 18 में संधि की थी, फिर 5 में नाम बदला था। ठीक, तो सरदार सिंह तो एकमात्र ऐसा राजा था, लिख ही देता हूं फिर बात करेंगे, छोटे छोटे राजा रहे हैं हम तो। सरदार सिंह था। कौन था, सरदार सिंह था। तो सरदार सिंह वही सरदार सिंह माना जाएगा जो सूरत सिंह के बाद में अच्छा बंदा था, नहीं बुरा बंदा था, अच्छा बंदा था, अच्छा बंदा था, बुरा बंदा था, चल छोड़ो। तो 1800, ये जो सरदार सिंह था इसका शासनकाल आता है दोस्तों 1851 से लेके 1872 तक है। कब आता है, 1851 से लेके 1872 तक राजा आता है, वो था सरदार सिंह था। और वही सरदार सिंह था जिसने 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में बोलूं तो स्वतंत्रता, राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति में अपनी सेना को ले जाकर अंग्रेजों का बाहर साथ दिया था सरदार सिंह ने। एक ही बात याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं, सुन लीजिए। 1857 की क्रांति में सरदार सिंह ने अपनी सेना ले जाकर अंग्रेजों का बाहर बड़ालू पंजाब में साथ दिया था, बाहर साथ दिया था, वो था सरदार सिंह। सुनिए, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था अपनी रियासत के बाहर, अपनी रियासत के बाहर, अपनी रियासत के बाहर जाकर, वैसे बाहर याद रखना बड़ालू पड़ता है पंजाब में, वैसे बड़ालू कहाँ पड़ता है, पंजाब में। वहां पे इसने साथ दिया था, किसने, अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। तो अंग्रेजों ने खुश होकर मतलब हैप्पी हो गए थे, इसके कार्य को देखकर हैप्पी मतलब खुश हो गए थे, इंजॉय, खुश हो गए थे। तो होने के बाद में टीबी का परगना दिया था। कौन सा, टीबी का परगना दिया था। और परगना के साथ साथ में 41 यानी 41 गांव उपहार में दिए थे, 41 गांव उपहार में दिए थे अंग्रेजों ने। किसको, सरदार सिंह को। किसको, सरदार सिंह को। 1851 में 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया अपनी रियासत के बाहर बड़ालू पंजाब में। तो अंग्रेजों ने खुश होकर टीबी का परगना दिया और 41 गांव उपहार में दिए। ये था अपना राजा सरदार सिंह। अगली बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक ही बस रीजन है, 1857 क्रांति में बाहर जाकर साथ देने वाला बंदा था तो सरदार सिंह था। और हम बात करते हैं आगे इसके बाद में आज का अंतिम राजा, और आज का अंतिम राजा जिसका नाम आता है महाराजा गंगा सिंह। इसको ध्यान लगा के पढ़ना आप सभी। महाराजा गंगा सिंह सबसे इंपॉर्टेंट राजा मानते हैं, मतलब हर परीक्षा की दृष्टि से बीकानेर का अगर राजवंश आएगा तो इसी में से एक क्वेश्चन जरूर निकल के आएगा। किसमें से, महाराजा गंगा सिंह में। और एक दूसरा आता है राय सिंह। ये दो इंपॉर्टेंट राजा मानते हैं बीकानेर के। तो आइए सुनते हैं महाराजा
गंगा सिंह के बारे में कहानी है छोटी छोटी। और महाराजा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह शुरुआत करते हैं फिर महाराजा गंगा सिंह की। तो महाराजा गंगा सिंह का काल आता है 1887 से लेकर 1943 को। महाराजा गंगा सिंह की मैं बात करूं तो महाराजा गंगा सिंह एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्हें राजस्थान के इतिहास में सबसे श्रेष्ठ राजा मानते हैं। ये बीकानेर के क्षेत्र में गंगानगर के क्षेत्र में रहा करते थे। महाराजा गंगा सिंह सबसे अच्छे व्यक्ति थे, इसीलिए इसे बीकानेर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण राजा और सबसे बेस्ट राजा मानते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह की बात करें तो महाराजा गंगा सिंह का राज्याभिषेक हुआ था, मैं लिख देता हूं और साथ साथ में आप उतारते चले जाना। 31 अगस्त 1887 को 7 वर्ष की उम्र में, इतना छोटा बालक था और 7 वर्ष की उम्र में इसका क्या हो गया था, राज्याभिषेक हो गया था महाराजा गंगा सिंह का। महाराजा गंगा सिंह तो का जन्म फिर देख लीजिए, 7 साल पीछे कर दीजिए, 1880 को क्या हो गया था, फिर जन्म हो गया था। 7 वर्ष की अवस्था में राज्याभिषेक होने के बाद में 1899 में हमें पता है कौन सा काल पड़ा था, 56वां काल पड़ा था, संवत 1956। और अगर सन की बात करें तो कौन सा था, 1899 ईस्वी था। 1899 ईस्वी को अगर बात करें कौन सा काल पड़ा था, 56वां काल पड़ा था। और इस 56वां काल के अंदर सहायता की थी तो वो बीकानेर का राजा कौन था, महाराजा गंगा सिंह। और इसी 1899 के अंदर चीन में बक्सर विद्रोह हुआ था। तो इस चीन के बक्सर विद्रोह में इसने अंग्रेजों का साथ दिया था। महाराजा गंगा सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो साथ देने पे इसको चीन युद्ध पदक मिला था। महाराजा गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक कब मिला, 1899 को मिला। क्यों मिला, क्योंकि इसने बक्सर विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया था। पहली बात आई थी महाराजा गंगा सिंह की। हम दूसरी बात करते हैं, महाराजा गंगा सिंह की दूसरी बात करते हैं। तो महाराजा गंगा सिंह 1818 में आ गया। फिर उसके बाद में एक सन आता है 1919। कौन सा, 1919 में एक संधि हुई थी जिसका नाम था वैसाई की संधि। कौन सी, वैसाई की संधि हुई थी। और इस वैसाई की संधि में भाग लिया था किसने, महाराजा गंगा सिंह ने। वैसाई की संधि में भाग लेने वाला बंदा कौन था, कब हुई थी, 1919 को हुई थी। कब हुई थी, 1919 की हुई थी वैसाई की संधि। इसमें भाग लिया था किसने, महाराजा गंगा सिंह ने। फिर मैं बात करूं 1919 के बाद में आता है 1924, नहीं 1920 भी आता है, अरे अपने यहाँ देखना है ना। 1924 को राष्ट्र संघ का जिनेवा अधिवेशन हुआ था। राष्ट्र संघ का जिनेवा अधिवेशन कब हुआ था, राष्ट्र संघ का जिनेवा अधिवेशन हुआ था। और उसमें इसने क्या लिया था, भाग लिया था। अधिवेशन हुआ था, उसमें इसने भाग लिया था। किसने लिया था, महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने 1924 को राष्ट्र संघ का जिनेवा अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। फिर मैं बात करूं उसके बाद आता है 1926 को। कब आता है, 1926 को आता है। 1926 को इसने एक नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। किसकी, नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। इस नरेंद्र मंडल की स्थापना का जो प्रथम चांसलर था 1926 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी। समझा रहे ना, देख सुनिए। 1919 में भाग लिया वैसाई की संधि में, 1924 में राष्ट्र संघ का जिनेवा अधिवेशन हुआ, 1926 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी। इन नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी तो इसका प्रथम चांसलर था, तो वो बंदा था महाराजा गंगा सिंह।
कौन था? महाराजा गंगा सिंह था। अगर बात करें, पूछ ले परीक्षा में कि नरेंद्र मंडल का नाम किसने दिया, नरेंद्र मंडल का नाम किसने दिया, तो नरेंद्र मंडल का नाम दिया था, वो था अलवर का। कौन था? अलवर का जय सिंह था। अलवर का जय सिंह था। इसने क्या दिया था? नरेंद्र मंडल का नाम दिया था। नरेंद्र मंडल का क्या दिया था? नाम दिया था। वो कौन था? अलवर का जय सिंह था। और प्रथम चांसलर कौन था? फिर महाराजा गंगा सिंह था। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों। अरे दोस्तों सॉरी, इधर ध्यान रखना, ये 1926 नहीं होगा, ये 1921 होगा। सॉरी कोई ना, होता है, 1921 होगा। 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी। इधर देखिए 1921 होगा। कौन सा दोस्त होगा? 1921 होगा। 1921 नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई। तो 26 काट देना एक बार, कोई ना, काट लीजिए, से काट लिया, अब वहां 21 लगा दीजिए। 1921 को नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई, जिसका प्रथम चांसलर कौन था? महाराजा गंगा सिंह। और अलवर का जय सिंह ने क्या लिखा था? किया था, नाम किया था। आगे चलते हैं अपने। आगे बात चलते हैं, तो सुनिए फिर आगे। 1916 को बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय, कौन सा? हिंदू विश्वविद्यालय बनाया था। विश्वविद्यालय बना था, और वो विद्यालय बनाया था मदन मोहन ने। किसने? मदन मोहन ने। और मदन मोहन का सबसे भरपूर सहायता की थी, तो किसने की थी? बीकानेर का भरपूर सहायता की थी। तो बीकानेर का राजा था महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर का 1916 में बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में मदन मोहन की भरपूर सहायता की थी महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने। फिर उसके बाद में बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह की। 1927 को 1927 को, यह सबसे इंपॉर्टेंट सन माना जाएगा, याद करके रखना। 1927 को विश्व की पहली नहर, कौन सी? विश्व की पहली नहर, विश्व की पहली नहर कौन सी मानी जाएगी? गंग नहर। कौन सी नहर दोस्तों? गंग नहर। इस गंग नहर का निर्माण करवाया था 1927 को महाराजा गंगा सिंह ने। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 को विश्व की पहली नहर, जिसका नाम आता है गंग नहर, यह निकाली गई थी हुसैनी वाला से। किससे? हुसैनी वाला से निकाली गई थी। और हुसैनी वाला पड़ता है पंजाब के अंदर फिरोजपुर में। कहाँ पे? फिरोजपुर में। और फिरोजपुर कहाँ है फिर दोस्तों? पंजाब के अंदर है। विश्व की पहली नहर गंग नहर का निर्माण किया था 1927 को महाराजा गंगा सिंह ने। और इसका जो उद्घाटन किया था, इसका जो उद्घाटन किया था वो लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने किया था। किसका उद्घाटन? गंग नहर का जो उद्घाटन किया था वो लॉर्ड इरविन ने किया था। 1927 को महाराजा गंगा सिंह ने पहली बार निकाली थी। किसको? गंग नहर को। विश्व की एकमात्र सबसे पहली नहर मानी जाती है। ठीक है। और ये जब नहर रामनगर में आई थी, रामनगर में जब 1927 को इस क्षेत्र में आई थी, तो इसी रामनगर का नया नाम पड़ गया था श्री गंगानगर। क्या नाम पड़ गया था? श्री गंगानगर। अगर पूछे आपको कि श्री गंगानगर का पुराना नाम क्या है? रामनगर है। और रामनगर का नाम किस कारण पड़ा था? गंग नहर के आने के कारण पड़ा था। और गंग नहर कब आई थी? 1927 को आई थी। और जिसका रामनगर का नाम श्री गंगानगर रख दिया गया था। ठीक है दोस्तों। फिर आगे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था, इसको 1921 कर लेना दोस्तों, कोई ना, हो जाता है, सॉरी। तो फिर बात करते हैं 1927 की। 1927 में एक सन आया था जिसका नाम था 1930। 1930 के बाद में आता है 1931। 1931 के बाद में आता है 1932। आता है ना?
नहीं आता, आता है। तो 1930 और 1931 में हमको पता है लंदन के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आप सभी को पता है, पर आप बोलते नहीं हो, बोला करो साथ साथ में। तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे कहाँ पे? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। गोलमेज मतलब गोल नहीं थे, गोलमेज, गोलमेज नहीं थे। मेज के कितनी टांग होती है? गोल होता है वो, इस तरह गोल होता है, एक यहाँ होती है, एक यहाँ होती है, एक इधर होती है। तो 3 थे, 1 2 3, क्या थे? गोल मेज थे, गोल मेज था, गोल मेज था। 3 3, एक टांग इधर होती है, एक टांग इधर होती है, इस टांगों पे बैठा था। मतलब नहीं, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था किसने? बीकानेर का एकमात्र राजा। अगर राजस्थान की बात करें, सबसे महान शासक माना जाता है महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये सम्मेलन कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और लंदन टेरिस नदी के किनारे पे है, ठीक है। तो इस तीनों में भाग लिया था वो बंदा था 1930, 31 और 32 में। तो वो कौन था? महाराजा गंगा सिंह था। कौन था दोस्तों? महाराजा गंगा सिंह था। ये मिटा देता हूँ, मेज याद करने का तरीका बता रहा था, ठीक है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला बीकानेर का नहीं, राजस्थान का एकमात्र बंदा था, तो महाराजा गंगा सिंह था। फिर आगे हम बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह की। तो इसने गोगामेड़ी, गोगामेड़ी पड़ती है दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर। गोगामेड़ी, देशनोक, देशनोक में मंदिर है करनी माता का, देशनोक में मंदिर है करनी माता का बीकानेर में। और फिर एक आता है जैसलमेर के अंदर रामदेवरा। कौन सा? रामदेवरा। इन तीनों को वर्तमान स्वरूप दिया था। मतलब कहने का मतलब इन तीनों को अच्छी तरीके से बनाने वाला, यानी वर्तमान स्वरूप देने वाला वो बंदा था महाराजा गंगा सिंह। कौन था? महाराजा गंगा सिंह, ठीक है। सूरत नहीं बदली थी इसने, नक्शा बदला था, अच्छे तरीके से अच्छा बनाया था। गोगामेड़ी को सबसे सुंदर बना दिया। तो फिर देशनोक को भी इसने वर्तमान स्वरूप दे दिया। और रामदेवरा में राम बाबा रामदेव जी का मंदिर मानते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना का एकमात्र मेला लगता है यहाँ पे, ठीक। तो बात करते हैं इन तीनों का वर्तमान स्वरूप दे दिया किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। और यही वो गंगा सिंह था जिनके पिता का नाम था लाल सिंह। क्या नाम था? लाल सिंह। और इसने लाल सिंह अपने पिता की याद में, अपने पिता की याद में लालगढ़ प्लेस का निर्माण करवाया था। ये लालगढ़ प्लेस कहाँ पे है? बीकानेर में है। तो लालगढ़ प्लेस का निर्माण करवाया था, लालगढ़ प्लेस का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में। और ये लालगढ़ प्लेस कहाँ है? बीकानेर के अंदर है, और बीकानेर के अंदर है। तो आज के लिए अपने आज का अंतिम राजा हम बात करें तो महाराजा गंगा सिंह, और इसका पुत्र था जिसका नाम आता है शार्दुल सिंह। क्या नाम आता है? शार्दुल सिंह आता है, शार्दुल सिंह आता है। और शार्दुल सिंह को क्या कहते हैं? एकीकरण का राजा कहते हैं। शार्दुल, अच्छा शेर लिख दिया क्या? शार्दुल सिंह, शार्दुल सिंह को क्या कहते हैं? एकीकरण का राजा कहते हैं, एकीकरण का राजा कहते हैं, एकीकरण का राजा कहते हैं। किसको? एक किसको कहते हैं? शार्दुल सिंह को। हम बात करें 1927 को इसने गंग नहर निकाली थी। किसने? महाराजा गंगा सिंह ने। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आधुनिक का भागीरथ कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। क्या कहते हैं? भागीरथ कहते हैं। किसको? महाराजा गंगा सिंह को। और इसने अंग्रेजों का साथ दिया तो इसे हिंदू केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू केसरी कहते हैं। किसको? महाराजा गंगा सिंह को। तो आज के लिए अपना बीकानेर राठौड़ इसी भाग नंबर 3 में खत्म हो गया है। हमने 3 भाग पढ़ लिए बीकानेर के राठौड़ वंशों का। पहला भाग पढ़ा था हमने, उसमें शुरुआत की थी राव बीका से। फिर हमने दूसरा पढ़ा था, उसमें शुरुआत की थी, वो देख लेना आप, ठीक है। तो लास्ट राजा किया था उसमें सूर्य वो करण सिंह, करण सिंह। और आज हमने राजा पढ़ा था भाग नंबर 3 से शुरुआत की है अनूप सिंह से। तो अनूप सिंह उसमें कल्याणमल आएगा 1544 का भाग नंबर 2 में, याद आ जाता है कभी कभी, ठीक। तो 3 में हमने आज शुरुआत करी अनूप सिंह से और खत्म कर दिया किससे? शार्दुल सिंह से। कि एक किया तो एकीकरण का राजा था। अंतिम राजा वैसे महाराजा गंगा सिंह, जैसे महान राजा कहते हैं महाराजा गंगा सिंह को।
तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के साथ आप मेरे को विदा दीजिए। और अगली वीडियो अगले सेशन में आएंगे हम मेवाड़ का इतिहास लेके, उस मेवाड़ का इतिहास आपको ऑफलाइन करवाया जाएगा, साथ में स्टूडेंट बैठे होंगे यहाँ पे आगे और साथ साथ में मैं उनको पढ़ाऊंगा, तो उसमें आपका कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा क्योंकि आप भी ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे हो। ठीक, तो इसी फोन के माध्यम से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस जो वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में एक ही है कि लाइक और कमेंट जरूर करके जाना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।